हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं व्रत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और उसके जो लेसन नंबर है 2, ये 2 जो है अरस्तु के बारे में है। अरस्तु के विचार अलग अलग जो हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम इनके छोटे छोटे पार्ट आराम से विशेष ढंग से पढ़ रहे हैं। तो आज अपना जो अरस्तु के बारे में जो ये पार्ट है, सेकेंड पार्ट, इसका 7 एपिसोड मान लीजिए है जो इसका। अब इसमें आज हम देखेंगे अरस्तु के जो विचार है, उसमें आज हम पढ़ना है दासता संबंधी, यानी दासता। ठीक है ना, दासता जिसको हम कहते हैं किसी के दास होके रहना। तो ये जो दासता के संबंध में अरस्तु क्या सोचते हैं, इनके क्या विचार हैं, क्योंकि ये यूनानी दार्शनिक है। तो उस समय यूनान में दास प्रथा हुआ करती थी, तो उनके जो विचार हैं वो राजनीति के संदर्भ में हम जान रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो इनके विचार, इनके जो अलग अलग विचार पढ़े हैं, जैसे आदर्श राज्य क्या है, नागरिकता के संबंध में कौन कौन से विचार, यानी नागरिकता का मतलब क्या है, उन्होंने अपने विचार क्या दिए हैं, और अरस्तु का जीवन परिचय, तो इनके अच्छे से हमने पढ़े हैं। तो आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या ये पार्ट पहली बार देख रहे हैं, तो इसके जुड़े हुए पार्ट आप जरूर देखें, ताकि आपको बेहतर समझ आएगा। आज हम देखते हैं अरस्तु के दासता संबंधी विचार। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट उनके पक्ष में है, यानी वो कहने का मतलब उन्होंने क्यों दासता के संबंध में अपने विचार रखे हैं और इनके क्या विशेषता है इनके विचारों की, वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, आपको एक चीज़ सिंपल सी ध्यान रखनी है, दासता और एक तरफ होता है दास। अब दास कौन होता है यहाँ पे, जो अरस्तु के अकॉर्डिंग जो विवेक शून्य है, या जिसमें खुद की सेल्फ थिंकिंग सोच नहीं है, तो इसलिए वो दूसरों का दास हो जाता है। लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग जो जानना है, तो इसमें आप ध्यान रखना है कि राज्य और समाज व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करते हुए अरस्तु ने दासता पर भी विचार व्यक्त किए हैं। यूनानी जगत में होमर के समय से दास प्रथा चली आ रही है और ये एक आवश्यक अंग बन गया उस समय की परिस्थितियों में। खेती बाड़ी, आर्थिक उत्पादन के कार्य तथा शारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्यों में दासों का उपयोग ज़्यादा होता था। किंतु अरस्तु से पूर्व एंटीफोन एक विद्वान है, एंटीफोन और कुछ सोफिस्ट विचारकों ने अरस्तु के दासता संबंधी विचारों या इससे पहले इन्होंने दासता संबंधी या दासता के जो विचार थे उनका विरोध किया था, और उन्होंने कहा कि दास प्रथा कहने का मतलब नेचुरल नहीं है, ये परंपरागत है और ये मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध होने के कारण हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें उनका कहना है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव। अब अरस्तु क्यों कहता है ये दास क्यों जरूरत है, तो अरस्तु कहता है कि दास प्रथा परिवार की व्यवस्था में सजीव और निर्जीव 2 प्रकार के साधन की जरूरत होती है। तो संपत्ति एक निर्जीव साधन हुआ और दास है वो सजीव साधन हुआ। तो इसलिए अरस्तु कहता है दास होना जरूरी है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि दास प्रथा एक तरह से प्राकृतिक या मानवीय सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। तो अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पॉइंट ये देखेंगे कि अरस्तु क्यों दास प्रथा को महत्वपूर्ण मानता है, यानी अरस्तु के अनुसार दास प्रथा क्या है वो जानेंगे। साथ ही साथ अरस्तु के दासता संबंधी विशेषता क्या, उनके विचार की क्या विशेषता, यानी क्यों इसने जोर दिया इस विचार पे, वो हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है दासता प्राकृतिक है। अब अरस्तु ये कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को समान पैदा नहीं किया है। कोई जन्म से ही टैलेंटेड, मतलब थोड़ा कह सकते हैं बुद्धि तेज है, कुछ है वो जन्म से ही कमज़ोर है, कुछ शक्ति मतलब कह सकते शरीर से अस्पुष्ट हुए करते हैं, कुछ पतले से हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप में नेचर ने ही मनुष्यों में विभिन्नता, अलग अलग विभिन्नता पैदा की है। तो इसलिए जो शारीरिक रूप में मजबूत रहेंगे वो परिश्रम करेंगे, और जो बुद्धिशील हैं, योग्य हैं, विवेकशील हैं, तो वे स्वामी बन सकते हैं। तो इस तरह से जब प्रकृति ने ही असमानता पैदा की है, तो फिर इस वजह पे ये जो अरस्तु कहते हैं कि दास प्रथा होना मतलब क्या प्राकृतिक हो गई। कैसे हो गई, जैसे कुछ लोग हैं वो बुद्धिशील और विवेकशील ज़्यादा हुए, और कुछ हैं जो विवेक शून्य थे, शारीरिक श्रम उसमें था लेकिन बुद्धि कौशल नहीं था। तो इसलिए एक मालिक बने और दूसरे उसके दास बन गए। तो ये जो व्यवस्था है वो प्रकृति के अकॉर्डिंग बन गई है। तो यहाँ पे अरस्तु कहता है दास प्रथा क्या है, प्राकृतिक है। दूसरी बात जो, या दूसरा विचार जो ये अरस्तु कहते हैं वो है कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों
और संपूर्ण समाज के लिए ये लाभप्रद है। अरस्तु खुद कहता है जो दास प्रथा है वह फायदेमंद है किनके लिए? जो स्वामी कैटेगरी के हैं, यानी जो समाज में स्वामी हुआ करते हैं उनके लिए और संपूर्ण समाज के लिए। तो ये विचार को हम यहाँ पे स्पष्टता से देखते हैं। दासता इस दृष्टि से न्यायोचित है कि यह स्वामी वर्ग के व्यक्ति और संपूर्ण समाज के लिए फायदेमंद होती है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेक संपत्ति संपन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करे। गुणों का ये विकास तभी संभव है जबकि इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश प्राप्त हो। अवकाश का मतलब यहाँ पे है छुट्टी से नहीं, यहाँ पे अवकाश का मतलब है कि दो कैटेगरी के लोग हो गए। एक तो हो गए जो अपनी पूरे दिन की कमाई करने के बाद पर्याप्त भोजन अर्न कर पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि कमाई के अलावा भी उनका दूसरा उद्देश्य होता है, जैसे चित्रकला, ज्ञान, या हम इसको अलग अलग कैटेगरी माने तो वो क्या करते हैं, समाज के योगदान देते, समाज में अपना योगदान देते। तो इसलिए जब दास जो है श्रमिक वर्ग है वह जब उसका से काम करेंगे तब दूसरे व्यक्ति जो बुद्धिशील व्यक्ति हैं वे अवकाश प्राप्ति के दौरान समाज हित में काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं, अरस्तु एक स्थान पर यह भी कहता है कि जिस प्रकार जो वीणा होती है वाद्य यंत्र, ठीक है ना, वह वीणा है जो वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना, यानी इस वीणा के बिना उत्तम संगीत की अभिव्यक्ति या प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार दासों के बिना जो स्वामी होते हैं, स्वामी के जीवन में या उनका जो जीवन है उत्तम बौद्धिक व नैतिक गुणों का उनमें विकास नहीं होगा। कहने का मतलब है कि बिना वीणा के संगीत मधुर नहीं हो सकता, तो बिना दास के मालिक भी अच्छा उत्तम जीवन और बौद्धिक रूप में सकुशल नहीं हो सकता है। इसलिए दास होना जरूरी है, यानी दास होना फायदेमंद बताया है मालिकों के लिए और समाज के लिए। तीसरी बात या तीसरा जो विचार है अरस्तु के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा है कि दासता है वो नैतिक है। अब किस तरह से, तो ध्यान रखिए, अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वरन इस दृष्टि से नैतिक भी है, एथिकल है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं दासों के जीवन के विकास को करती है। यानी स्वयं जब दास है वो स्वामी के पास रहेंगे तो स्वामी जब बुद्धिशील होता है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि दासों को विवेक शून्य माना, जिसमें टैलेंट बुद्धि कम होती है, दासों में ज़्यादा होती है। तो जो व्यक्ति है वह दास के पास रहेंगे, मतलब दास जो हैं जो कम बुद्धि वाले वो तो जो स्वामी के पास रहेंगे तो स्वामी से सीखेंगे, तो सीखने के साथ साथ उनके गुणों में विकास होगा। तो इस तरह से उन के नैतिक गुण भी डेवलप होंगे। तो ये कह रहा है कि दासता है वह एक स्वाभाविक है, नेचुरल है, और स्वामी के धर्मशील जीवन में भाग लेने से नैतिक उत्थान और उसके व्यक्तित्व का विकास भी संभव है। चौथा पॉइंट है वह ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट कहता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं स्थायित्व का अंग, यानी जो दास है ना वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत हद तक सहयोग देते, जो नेशनल इकोनॉमिक्स होती है उसमें सपोर्ट करती है ये दास व्यवस्था, और ये एक तरह से समाज का स्थायित्व का अंग बन गया है। अब कैसे यह नेशनलिटी जो इकोनॉमिक्स होती है, जो डेवलपमेंट होता है उसको सपोर्ट करते वो जानते हैं। तो अरस्तु एक और कारण भी है जो जिस आधार पे दासता को न्यायोचित बताता है, और वह है ये कि उनके समय जब अरस्तु था उनके समय दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी, यानी समय के अकॉर्डिंग जब हम उसको अपनाते गए तो स्थायी हो गई। जब कोई परंपराओं के दौरान उस विचार को अपनाया जाता है तो धीरे धीरे वह रेगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? रेगुलर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक बात की कि यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बड़ा वर्ग हुआ करता था, मतलब बड़ी संख्या में दास है वो रहा करते थे। तो इस तरह से सारी अर्थव्यवस्था, यानी जो पूरी तरह से जो यूनानी जो व्यवस्था है वो दासों के ऊपर टिकी हुई थी। क्यों? क्योंकि दास है वो श्रम ज़्यादा करते थे, परिश्रम करना उनका कार्य हुआ करता था, और इनके बदौलत जो स्वामी है वो डेवलपमेंट यानी विकास का कार्य करते थे। तो इस तरह से यानी जो दास है वो उनका बैकबोन बन जाते हैं, और यहाँ पे अरस्तु कहता है कि इन्हीं की वजह से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। अगर ऐसी ही स्थिति में रहें, यानी दास प्रथा को अगर अस्वीकार कर लिया जाए, यानी दास प्रथा को
कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं होना चाहिए दास प्रथा। अगर ऐसा कर दे तो न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, वरन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वंस होने की आशंका रहती है। अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा को या दास प्रथा का समर्थन किया है और कहा है कि होना चाहिए। और इन उपयुक्त निष्कर्ष के बाद अरस्तु यह निष्कर्ष निकालता है कि दास्ता है वह न केवल आवश्यक है, दास्ता न केवल आवश्यक है वरन समसामयिक की अनिवार्यता है, यानी समय के अकॉर्डिंग ये अनिवार्य हो गई है। क्या? दास प्रथा। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये दास प्रथा के बारे में अरस्तु ने कहा है कि दास प्रथा है वो समाज का एक अंग है और ये समाज के लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम ये अरस्तु के विचार तो यहाँ पे समझ लिए, अब हम ये जान रहे हैं कि अरस्तु ने जो ये दास्ता है वो स्वीकार की है, तो ऐसे ही स्वीकार नहीं की, इसने कुछ शर्तों के साथ इस विचार या इस विचारधारा को अपना समर्थन दिया है। तो अरस्तु ने किस शर्त के साथ ये दास्ता के विचारों को समर्थन दिया है या अपनाया है, तो वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से ध्यान रखना है, और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट लगे ना उसको आप नोट करते रहना, तो पहला यहाँ पे है कि अरस्तु ने जो दास प्रथा है ना वो 2 प्रकार की बताई है। एक बताइए नैतिक दास्ता, दूसरी बताइए कानूनी दास्ता, दूसरी क्या बताई? कानूनी दास्ता। अब इसमें ध्यान रखना है कि नैतिक दास्ता का मतलब तो ये होता है कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनमें इतना बुद्धि कौशल इतने अच्छे नहीं थे, उनका विवेक इतना अच्छे नहीं चलता था जैसे दूसरे लोगों का, यानी उसमें बुद्धिहीनता हुआ करती थी। तो इसलिए ये व्यक्ति परिश्रम कर सकते, तो क्या हुए इनके वो टैलेंटेड नहीं थे, माइंड से इतना एक्सपर्ट नहीं थे, तो ये फिर दूसरे लोगों की बातों को मानने लगे और धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ने लगे, यानी मानसिकता की कमी के कारण। तो ये तो होगी नैतिक दास्ता। दूसरी कानूनी दास्ता का मतलब है कि जब युद्ध होता था तो युद्ध के दौरान जो सेना हार गई है, ठीक है ना, 2 जब लड़ाई करते हैं तो एक पक्ष से वो हार जाता है, तो जो जीतने वाला है वह क्या करता है, हारने वालों को दास बना लेता है, यानी जो दुश्मन राज्य है जिसकी सेना हार जाती है तो फिर उनको दास बनाया जाता है। तो ये होगी कानूनी दास्ता। क्या हो गई? कानूनी दास्ता। तो ये तो आप समझ गए हैं। तो अरस्तु का विचार है कि युद्धबंदियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए जबकि वे विजेताओं की अपेक्षा बुद्धिहीन हो। साथ ही साथ ये कहता है कि उनके टैलेंट, उनकी बुद्धि भी थोड़ी कम हो, तभी वो दास बनाए जा सकते हैं, यानी दास्ता इस तरह की होनी चाहिए। तो इन 2 कंडीशन के साथ वो दास्ता को अपनाता है। दूसरी बात है जिसके आधार पर ये अपनाता है, दूसरी बात है कि सभी दासों को मुक्ति के अवसर मिलने चाहिए, यानी उसको फ्री करना चाहिए। पूरी लाइफ लाइन वो दास नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद उनको मुक्त भी करना चाहिए और ये आशा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए कि आपको मुक्त भी किया जाएगा। चौथा है जिस आधार पर वो कंडीशन के साथ स्वीकार करता है, कहता है कि यूनानी निवासी सर्वाधिक बुद्धिमान है और इस कारण वे कभी दास नहीं हो सकते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूनानी है वो बुद्धिमान होते तो ये कभी दास नहीं हो सकते। ये पॉइंट आप दिमाग में रखना, क्योंकि आलोचना के समय ये पॉइंट आपके काम आएगा। 5वां पॉइंट है, अरस्तु का कथन है कि दास्ता जन्म मूलक नहीं है, दास्ता जन्म से ही नहीं होती है वरन ये गुणों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में ये आवश्यक है कि दास का बेटा दास हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसमें टैलेंट हो, थोड़ा विवेक है, वह समझदार है, तो वह अपने गुण के आधार पे दास्ता का स्वीकार न कर कुछ और भी बन सकता है। तो दास प्रथा को गुण मूलक मानकर इसकी उग्रता और कठोरता को कम कर दिया है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दास्ता को उन्होंने क्या माना है? गुण मूलक, यानी गुण के आधार पे उसने दास को डिवाइडेड किया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दास प्रथा की आलोचना, यानी अरस्तु के जो विचार हैं उसमें कुछ हद तक ऐसे पॉइंट भी उसने दिए जो स्वीकार नहीं किए जाते, यानी हम उसकी आलोचना करेंगे, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की आलोचना। तो आलोचना का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मानव समूह का विभाजन असंभव।
यानी जिस तरह से अरस्तु है वो कहता है कि जो जिनमें पहले से ही दिमाग कमज़ोर है, जो सोचने शक्ति यानी बुद्धिहीन है, तो वो दास होंगे, और बाकी जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कहने का मतलब उनमें टैलेंटेड है, दिमाग से वो अच्छे हैं, बौद्धिक स्तर उनका अच्छा है, तो वो क्या रहेंगे, स्वामी होंगे। तो अब यहाँ पे ये आलोचना होती है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा अरस्तु ने ये डिसाइड कर लिया कि कुछ लोग हैं वो दास होंगे और कुछ लोग हैं वो स्वामी होंगे। तो ऐसा कौन सा पैमाना है जिस आधार पर अरस्तु ने ये डिसाइड किया। तो यहाँ पे यही बात है वो सामने आ रही है। तो अब बुद्धिहीनता किसमें बुद्धि है किसमें नहीं है, तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ऐसा कोई यंत्र नहीं है, लेकिन अरस्तु ने किस आधार पर किया है ये स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस तरह इनकी आलोचना ये होती है कि उन्होंने मानव समूह का जो विभाजन किया ना गुणता के आधार पर, वह संभव नहीं है, संभव नहीं है। दूसरा उनका नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं, आलोचना का जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है विभाजन का सर्वमान्य सिद्धांत। विभाजन का सर्वमान्य मापदंड, यानी इस पॉइंट का मतलब ये है कि उन्होंने जो विभाजन किया है ना, तो विभाजन किया है, इसमें विभाजन जैसे कोई भी हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं तो वही सिस्टम सब जगह लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस बारे में अरस्तु के दासता संबंधी विचारों में ये जो उनकी जो व्यवस्था है वो सब जगह एक समान नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है, तो देखिए, यदि एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि मानव समूह को इस प्रकार से दो वर्गों में विभाजित कर ले, तो ये कठिनाई आती है कि एक विशेष वर्ग को दो वर्गों में यानी स्वामी और दास में कैसे रखा जाए। अरस्तु का यह विचार नितांत अव्यवहारिक प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर दासों को ही देती है और दुर्बल शरीर बुद्धिमान को देगी। ऐसा कभी होता है क्या? यानी प्रकृति ये थोड़ी करती है कि कमजोर व्यक्ति यानी शरीर से कमजोर को तो बुद्धि देगी और शरीर से अस्पुष्ट है वो उनको बुद्धि नहीं देगी। तो ऐसा तो कोई होता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से अरस्तु ये कहता है कि ऐसा है। अरस्तु के इस कथन को ऐसा ध्वनित होता है कि प्रकृति के पास ईंट चिमनी यानी अरस्तु के पास एक ऐसा यंत्र है जिस आधार पर वह क्या करता है, यानी ईंट बनाते हैं ना, ईंट के लिए एक ढांचा होता है, जिस एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो डाल के ईंट बनती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अरस्तु के पास क्या ऐसा कोई ढांचा है जिसके आधार पे वो समाज के व्यक्तियों को दो अलग अलग ढांचे में बांटता है। एक ढांचा तो क्या है जो बुद्धिशील होगा यानी दास, एक है वो दास होगा। तो ये कह रहा है कि ऐसे एक ढांचा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अरस्तु ने ये किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विभाजन का कोई फिक्स मापदंड नहीं है, इसलिए हम ये विचार नहीं मान सकते कि किस व्यक्ति को दास रखें या कौन से नहीं रखें। तो इस तरह से मैक्लुहेन ने ये आलोचना की है कि अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है। यानी जैसे भी बात कही ना कि शरीर से अस्पुष्ट और मेहनत करने वाले ही दास बनेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्लुहेन ने कहा है कि इसका मतलब तो अरस्तु ने श्रम को ही दंड दे दिया है। क्यों? क्योंकि श्रम वाले को यहाँ पे उन्होंने क्या दास माना है, जो श्रम कर रहे हैं वो दास बनेंगे। तो ये तो गलत हो गया ना। इस तरह से नेक्स्ट तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, तीसरा पॉइंट है अव्यवस्था उपद्रव का कारण। उपद्रव का कारण। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु समाज को स्वामी और दास दो प्रकार के वर्गों में बांटता है। तो समाज इस प्रकार से दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। जब दो वर्गों में बटेगा तो समाज दो वर्गों में होगा, तो ये तो व्यवस्था मतलब गलत होगी ना। एक है वो स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करेंगे, दूसरे है वो गरीब पिछड़े हुए रहेंगे। तो इस तरह से समाज कब समानता पर आधारित, कब समान एक मुख्य धारा पर बढ़ेगा, कब समाज में अच्छी व्यवस्था होगी, कब समाज आगे बढ़ेगा, और कब ऐसा समय भी आएगा जब समाज में सभी लोग बराबर होंगे। ऐसी व्यवस्था रही तो समाज कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। फिर है तो इस तरह से रॉस ने कहा है कि अरस्तु में जो स्थिति नहीं है वह है कि उसका मानव जाति को दो भागों, कुल्हाड़ी से दो भागों में बांट दिया उसने। फिर है विरोधाभास से पूर्ण। यानी इनका ये जो विचार है वो बहुत ही विरोधाभास लगता है, यानी कहते हैं गले नहीं उतरता है। कैसे? तो देखिए, अरस्तु ने दास संबंधी विचारों में विरोधाभास भी रखा है। अरस्तु का कथन है कि दास शारीरिक दृष्टि से विकसित, जो दास होते हैं वो शारीरिक दृष्टि से विकसित लेकिन बौद्धिक दृष्टि से विवेक शून्य होते हैं। परंतु इसके साथ ये भी स्वीकार करता है, बावजूद उल्टे से वो ये कहता है कि दास अपने स्वामियों के संपर्क में आने से विकास कर सकते हैं। तो ये बात गले नहीं उतरती, यानी वह दोनों तरह से बोल रहा है। कैसे?
एक तरफ से कह रहा है कि प्रकृति ने कुछ व्यक्तियों को काम तो अच्छे से कर सकते हैं लेकिन उनका दिमाग नहीं होता है, तो वो दास बन गई। दूसरी तरफ वो ये कहता है, जब हमने विचार पढ़ा था तब वो ये कहता है कि जो दास है वह स्वामियों के संपर्क में रहेंगे तो उनका विवेक बढ़ेगा, उनकी नैतिकता बढ़ेगी, वह कुछ हद तक बुद्धिमान हो सकते हैं। तो ये थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्रकृति ने ही उसको कमज़ोर बनाया है तो वो स्वामी के साथ रह के कैसे विकसित हो सकते हैं। अगर वे ऐसे विकसित होते हैं, यानी कमज़ोर लोग हैं, वह उनका टैलेंट दिमाग है वो बढ़ सकता है, तो उनको दास रहने की क्या जरूरत है। समाज में दूसरी व्यवस्था तो भी होती है ना, उसके द्वारा भी उनको डेवलप किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक विचार है वो विरोधाभास लगता है अरस्तु का। फिर है जाति अहंकार से परिपूर्ण, यानी इसमें ये कहा है अरस्तु, पहले आपको मैंने एक बात कही थी, उसने कहा कि यूनानी कभी दास नहीं होते। तो इस तरह से वो यूनानियों को एक जाति की तरह से अलग करता है और वो क्या पक्षपात करता है कि यूनानी दास नहीं हो सकते, इसका मतलब दूसरे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखना अरस्तु ने दासता संबंधी विचार में स्वार्थ ही नहीं अपितु जातिगत अहंकार भी व्यक्त किया है। उनका यह कथन कदापि युक्ति संगत नहीं लगता है। यदि युद्धबंदी जो युद्ध के अंदर बंदी हो जाते हैं हारने के बाद, युद्धबंदी बर्बर है तो उन्हें दास बनाना उचित है, किंतु यानी यूनानी है तो नहीं। क्या कहता है कि युद्ध के बाद हारने वाले को बंदी बना लेते हैं, लेकिन अगर वो यूनानी है तो उनको दास नहीं बनाएंगे। क्यों यूनानी क्यों नहीं बनाएंगे? अगर ये तो फिर दासता मतलब जातिगत भेदभाव हो गया। तो इस बारे में थियोडर कहता है कि दासता के बचाव के नाम पर या जातिगत अहंकार की पुष्टि हुई है। तो वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय पृष्ठभूमि में अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार नितांत हास्यास्पद होते हैं, क्योंकि अरस्तु मनुष्य द्वारा मतलब प्रबुद्ध मनुष्य, अरस्तु एक बहुत ही होशियार टैलेंटेड थे, तो दास प्रथा का समर्थन समझ में न आने वाली बात के तौर पे उन्होंने किया है। इस संबंध में इबेस्टर ने लिखा है कि उसकी दासता संबंधी स्वीकृति सिद्ध करती है कि किस प्रकार बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की समस्याओं का पक्षपात से बंदी हो जाती है, यानी उस समय के उन्होंने पक्षपात विचारों के तरफ ये विचार दिए। तो जब एग्जाम में आता है तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये लिखना है जैसा मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और है 12th के स्टूडेंट अगर आपके संपर्क में तो मी एंड माई यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज एक चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसको आगे जरूर शेयर करना है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और जो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मिलेंगे नई वीडियो में नए विचार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।